आज के इस विश्लेषण में सीधा शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल विषय से। मानव शरीर को हम अक्सर सिर्फ हड्डियों और मांस के ढांचे के रूप में सोचते हैं, है ना? लेकिन अगर हम जरा गहराई में जाएं तो ये वास्तव में एक विशाल, अविश्वसनीय रूप से जटिल विद्युत ग्रिड है। एक ऐसा नेटवर्क जहां अरबों तंत्रिकाएं या नर्व्स बिजली के तारों की तरह दिन रात लगातार संदेशों का आदान प्रदान कर रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट होने लगे, जब सिस्टम में अचानक बहुत अधिक बिजली दौड़ने लगे? यहीं पर चिकित्सा विज्ञान एक बहुत ही खास इंटरवेंशन के साथ एंट्री लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक दवा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के अंदर मचे इस विद्युत तूफान को कैसे शांत करती है। चलिए इस बायोलॉजिकल सफर में चलते हैं। ये समझना काफी रोमांचक है कि कैसे फार्माकोलॉजी शरीर की इंटरनल वायरिंग के लिए एक डिमर स्विच की तरह काम कर सकती है। और यही हमारी मुलाकात होती है प्रीगैबलिन से, जिसे आमतौर पर इसके ब्रांड नाम लिरिका के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रहे, ये कोई साधारण पेन किलर नहीं है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसे खास तौर पर तंत्रिका संबंधी स्थितियों और कुछ न्यूरोलॉजिकल विकारों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये उन समस्याओं को सुलझाने का प्राइमरी टूल है जिनकी जड़ें हमारे नर्वस सिस्टम की गहराई में छिपी हैं। नंबर 1, तंत्रिका दर्द या नर्व पेन की समस्या। इस दवा की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए इसके पीछे के इस सिस्टम फेलियर को समझते हैं। प्रीगैबलिन का इस्तेमाल कई अलग अलग लेकिन गंभीर स्थितियों को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज या शिंगल्स के कारण होने वाला वो तेज चुभने वाला न्यूरोपैथिक दर्द, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया, एक ऐसी स्थिति जिसमें दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है। इसे आंशिक दौरों यानी पार्शियल सीजर्स के लिए एक एड ऑन ट्रीटमेंट की तरह भी दिया जाता है, और कुछ देशों में जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए भी इसका उपयोग होता है। अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये सारी बीमारियां असल में हमारे शरीर के नेटवर्क में होने वाले मिसफायर या अति सक्रिय इलेक्ट्रिकल झटके ही तो हैं। नंबर 2, तंत्रिका तंत्र को शांत करना। चलिए अब थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखते हैं कि ये दवा अंदर काम कैसे करती है। तो इसका एक्शन प्लान कुछ इस तरह है। जैसे ही प्रीगैबलिन सिस्टम में आती है, ये नर्वस सिस्टम के कैल्शियम चैनलों से जुड़ जाती है। ये हुआ पहला कदम। फिर ये कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को कम कर देती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी वो केमिकल जो नसों के बीच संदेश ले जाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे इन केमिकल्स की मात्रा कम होती है, दर्द या दौरे पैदा करने वाले वो ओवर एक्टिव तंत्रिका संकेत धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शोरगुल वाले कमरे की आवाज को डिमर स्विच से धीरे धीरे म्यूट किया जा रहा हो। नंबर 3, दुष्प्रभावों को पहचानना। अब जरा पीछे हटकर पूरे शरीर पर नजर डालते हैं कि इस इंटरवेंशन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब हम साइड इफेक्ट्स का मैप बनाते हैं तो हम उन्हें 2 स्पष्ट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला कॉग्निटिव यानी दिमाग से जुड़ा, और दूसरा फिजिकल या सिस्टमिक यानी शरीर से जुड़ा। एक तरफ चक्कर आना और नींद आना है जो सीधे दिमाग से जुड़े हैं। दूसरी तरफ शरीर पर दिखने वाले लक्षण हैं, जैसे आंखों का धुंधलापन, वजन बढ़ना और हाथ पैरों में सूजन। ये हमें बताता है कि दवा का असर सिर्फ किसी एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। अगर हम सिर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो चक्कर आना और बहुत ज्यादा नींद आना यहीं से शुरू होता है। चूंकि दवा पूरी तंत्रिका गतिविधि को ही रिलैक्स कर रही है, तो जाहिर है कि शरीर की अलर्टनेस और एनर्जी लेवल पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और वहीं से थोड़ा नीचे आंखों की तरफ आएं तो धुंधली दृष्टि या ब्लर्ड विजन की शिकायत देखने को मिल सकती है। नर्व सिग्नल्स की गति धीमी होने के कारण आंखों की वायरिंग भी इस बदलाव को महसूस करती है। वापस दिमाग के कॉग्निटिव नेटवर्क पर ध्यान दें तो एक और चीज नोटिस होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। जब पूरा सिस्टम ही स्लो डाउन मोड में हो तो जाहिर सी बात है कि किसी एक चीज पर फोकस बनाए रखना या एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अंत में अगर हम शरीर के निचले हिस्सों यानी अंगों की तरफ देखें तो वहां फिजिकल बदलाव साफ नजर आते हैं। शरीर के फ्लूइड बैलेंस या मेटाबॉलिज्म में बदलाव होने की वजह से हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है या वजन बढ़ सकता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ नसों को शांत करने वाली बात नहीं है, ये पूरे शरीर की केमिस्ट्री को प्रभावित करने वाली दवा है। नंबर 4, महत्वपूर्ण सुरक्षा और सावधानियां। ऐसे केमिकल इंटरवेंशंस के साथ कुछ बहुत ही सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल जुड़े होते हैं। इस बायोलॉजिकल मशीन को ऑपरेट करने के कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
सबसे पहला, सुस्ती आने की वजह से गाड़ी चलाते समय या भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते वक्त बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों में इसके मिसयूज या निर्भरता का रिस्क भी रहता है, जिस पर नजर रखना जरूरी है। एक बहुत ही क्रिटिकल बात, इस दवा को कभी भी अचानक बंद नहीं करना चाहिए। झटके से बचने के लिए डोज को हमेशा धीरे धीरे कम या टेपर करना होता है। साथ ही शराब से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स को खतरनाक तरीके से बढ़ा सकती है। और हाँ, चूंकि दवा किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकलती है, तो किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए डोज को एडजस्ट करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटे से केमिकल ने हमें शरीर के इतने विशाल और जटिल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में कितना कुछ सिखा दिया है। जैसे जैसे विज्ञान नर्वस सिस्टम के इस मैप को और गहराई से समझ रहा है, प्रीगैबलिन जैसे कंपाउंड्स हमारे शरीर के और किन रहस्यों को डिकोड करने में मदद कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी का ये संगम भविष्य में और क्या कमाल दिखाएगा, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। आज के इस विश्लेषण में